हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर ये आपके 6 लॉज आते हैं, जिसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है आपका लॉ ऑफ डेफिनेशन प्रोपोर्शन, थर्ड है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, फिफ्थ है आपका गाय-लुसेक लॉ और सिक्स्थ है आपका एवोगैड्रोस लॉ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? देखिए, जैसे कि हमें पता है, हमने सुन रखा है कि मास को ना तो बनाया जा सकता और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता, और दूसरा चीज हमें क्या करना है, उसे कंजर्व करना है, यानी हमें संगठित करना है। तो इसका मतलब ये है, चाहे कोई भी आपकी रिएक्शन चल रही हो, चाहे कोई भी आपकी फिजिकल प्रोसेसेस हो, चाहे कोई भी आपकी केमिकल प्रोसेसेस हो, जो मास होता है रिएक्टेंट साइड और मास होता है जो प्रोडक्ट साइड, वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। तभी हम उस रिएक्शन को, उस फिजिकल प्रोसेस को या फिर उस केमिकल प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंजर्व कहते हैं। तो यहां पे हमारा यही मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि जो मास होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो हम इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है इसको डिफाइन करने का, उसके अंदर हम लिखेंगे इट स्टेट्स दैट। क्या स्टेट्स करता है? देखो, दो तरीके से हम इसको स्टेट्स करवा सकते हैं। पहला कि इन एनी फिजिकल प्रोसेसेस, इन एनी फिजिकल, चाहे कोई भी आपकी फिजिकल प्रोसेस हो, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस, या फिर कोई सी क्या हो, केमिकल प्रोसेस हो आपकी प्रोसेस, द मास ऑफ द रिएक्टेंट, जो मास होता है रिएक्टेंट का, द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, वो हमेशा किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपके प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। ठीक है, तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट के वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं कि मास ऑफ किसका, रिएक्टेंट का, वो बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। पहला तरीका तो आपका ये है। दूसरा तरीके के अंदर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सेकंड आप किस तरीके से स्टेट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन लॉज को स्टेट कर सकते हैं, इन लॉज को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बताते हैं कि ये लॉ फेल कब हो जाता है। तो ये लॉ न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जो मास होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका किसके अंदर, एनर्जीज के अंदर। तो यहां पे आप एक्सेप्शन लिख लेंगे इसकी, कि नोट करके आप ये बात लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, बट इन न्यूक्लियर रिएक्शन, इन न्यूक्लियर रिएक्शन this law fails, this law is failed because, क्यों हो जाता है, because mass can be, because mass is converted, mass is converted, mass किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। mass is converted into energies, क्योंकि हमने जो रिलेशन आपने सुन रखी है, क्या, कौन सी रिलेशन सुन रखी है, आपने सुन रखी है कि जो E बराबर हो जाता है mc² के बराबर। तो E क्या है, एनर्जी है, और m क्या है, मास है। तो इन केसेस के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, उन केसेस के अंदर ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो आपका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और भी आपने छोटी मोटी बातें जो ध्यान रखनी है, वो ये बात याद रखनी है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो तो बराबर होता है प्रोडक्ट के, मास ऑफ प्रोडक्ट के। और क्या बातें आपने याद रखनी है, वो ये रखनी है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कहां पे, रिएक्टेंट साइड, इन रिएक्टेंट बराबर होते हैं वो किसके, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स किस में होते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं। ये आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपने ये बात ध्यान रखनी है। और क्या बातें ध्यान रखनी है आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, या फिर जो वॉल्यूम होते हैं, वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक और लाइन लिख लेंगे नोट करके कि इन दिस केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स या फिर क्या, वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है मे और मे नॉट बी सेम, मे और
मे नॉट बी सेम। तो इन केसेस के अंदर आपने ये बातें ध्यान रखनी है कि ये सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, 4 ऑप्शन में दे देगा, उनमें एक ऑप्शन इनमें से होगा और कहेगा कि इनमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन सा फॉलो नहीं करता है। तो आपको ये पहचान में आना चाहिए कि क्या क्या चीजें इनमें सेम होती हैं और क्या क्या चीजें इनमें सेम नहीं होती हैं। तो पहली चीज क्या सेम थी, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर थी। दूसरा था नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के अंदर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के अंदर होते हैं। लेकिन क्या चीजें बराबर नहीं होती हैं, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स और जो वॉल्यूम होता है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जो नोट करने की बात थी कि ये लॉ कब फेल हो जाता है, तो आप कहेंगे कि न्यूक्लियर केसेस में यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान ये लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि उन केसेस में जो मास होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका एनर्जीज के अंदर। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि आपके नीट के पेपर में, जेईई के पेपर में और बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपके पास में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है और वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज, यानी उसका क्या हो रही है, रिएक्शन चल रही है और वो डिकम्पोज हो रहा है टू फॉर्म 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 4.4 ग्राम आपका बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो आपने कैलकुलेट करना है मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। देखो हमने अभी पढ़ा है, कौन सा लॉ पढ़ा था हमने, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट का मास है, देखो ये वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो किस किस में टूटा है, एक तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा है, दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा है। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट किस किस के बराबर होगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 10 ग्राम है, तो हमने यहां पे लिख दिया कि इसका मास है 10 ग्राम, इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना दिया गया है, 4.4 ग्राम दिया गया है, तो हमने यहां पे लिख दिया 4.4 ग्राम, प्लस में मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड को हम मान लेते हैं x। अब क्या होगा, ये 4.4 ग्राम यहां पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो देखो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4.4 ग्राम। जैसे ही हम इसके अंदर से घटाएंगे, देखना घटाना यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 10 में से 4 जाएगा 6 पॉइंट, यहाँ पे रह जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, तो 5.6 ग्राम आपका क्या आ जाएगा, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में उसने पूछा है। तो हमने ये किस तरीके से निकाला है, हमने निकाला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करके। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, आइडेंटिफाई द रिएक्शन। आपने रिएक्शन को आइडेंटिफाई करनी है दैट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है, नहीं करती है। ठीक है, तो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हमने बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या था कि मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के, और दूसरी बात हमने बताई थी कि नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ जो एटम है वो किस में होंगे, प्रोडक्ट के अंदर होंगे। तो यहाँ पे मास तो आपको दिया नहीं गया है, लेकिन नंबर ऑफ एटम हमें पहचानने हैं। तो देखिए पहली रिएक्शन के अंदर क्या है कि दो एटम किसके हैं, मैग्नीशियम के हैं। यहाँ पे देखो कितने एटम है मैग्नीशियम के, यहाँ पे भी 2 एटम है। यहाँ पे देखो अब ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, देखो 2 एटम हैं। तो ये वाली रिएक्शन तो फॉलो कर रही है ना, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि नहीं फॉलो करने वाली हमें चाहिए है। सेकंड में क्या कह रहा है, कार्बन के कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे कार्बन के कितने हैं, 1 है। देखो यहीं से पता चल गया, यानी ये रिएक्शन क्या है हमारी, फॉलो नहीं कर रही है, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। अब तीसरे वाले पे देख लेते हैं। देखो P कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे कितने एटम हैं, P के 4 हैं। ऑक्सीजन के देखो 5 दूनी 10, तो 10 एटम हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 10 एटम हैं, तो ये भी नहीं फॉलो, ये भी फॉलो करती है। इसमें देखो कार्बन के कितने हैं, 1 है। यहाँ पे कितना है, कार्बन 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हो गए, 4 हो गए। तो ये जो 3 रिएक्शन जो बची हुई हैं वो तो फॉलो करती हैं, लेकिन हमें तो वो ढूंढनी है जो फॉलो नहीं करती है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, स्टेट द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने स्टेट करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो हमने शुरू में ही आपको बता दिया कि इसके 2 तरीके हैं। पहला है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और दूसरा है कि कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेसेस हो, मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आप उन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन केमिकल रिएक्शन, कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस बता देते हैं कि आपने लिखना क्या है। आप लिखेंगे कि दिस लॉ
इज सिग्निफिकेंट, दिस लॉ इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्यों है इस लॉ का? क्योंकि ये हमें क्या करता है, ये जो केमिस्ट्स होते हैं उन्हें ये बता पाता है कि प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट बनेगी केमिकल रिएक्शन से, क्योंकि जितना रिएक्टेंट हम लेंगे उतनी ही अमाउंट किसकी बनेगी, प्रोडक्ट की बनेगी। तो इसीलिए इस लॉ का क्या है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट है। तो आप लिखेंगे दिस लॉ इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, क्यों होता है, बिकॉज इट प्रिडिक्ट द, ये हमें संभावित कर देता है, इट प्रिडिक्ट द अमाउंट या फिर आप क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बनेगी उसके बारे में क्या कर देता है, ये हमें प्रिडिक्ट कर देता है, और यही इसका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि 4.9 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोरेट KClO3 इसका फार्मूला होता है, व्हेन हीटेड, जब इसे गर्म किया जाता है तो ये क्या बनाता है, ये प्रोड्यूस करता है 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और कुछ रेजिड्यू बचा देता है, और उस रेजिड्यू का जो वजन होता है वो होता है 2.96 ग्राम। आपने क्या प्रूव करना है, आपने ये प्रूव करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रही है, रिएक्शन फॉलो कर रही है। तो हम लिख लेते हैं, हमारे पास में क्या है, KClO3 था, जैसे ही हमने इसे गर्म किया, हीट किया, इसने मुझे प्रोड्यूस कर दिया, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दिया, प्लस में क्या बना दिया, रेजिड्यू बना दिया। यहाँ पे मैंने लिख दी ये रिएक्शन, इसने बना दिया हमें रेजिड्यू। ठीक है, अब जो KClO3 है यानी पोटासियम क्लोरेट है वो तो दिया गया है 4.9 ग्राम, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अमाउंट है 1.92 ग्राम, तो हमने वो भी लिख दी। ठीक है, फर्दर जो रेजिड्यू की अमाउंट है वो दे रखी है 2.96 ग्राम, 2.96 ग्राम। जैसे ही हम इसे जोड़ेंगे, देखो ये तो कितनी है, 4.9 ग्राम है, और इसे जब जोड़ेंगे तो ये अराउंड आ जाएगी 4.88 ग्राम, 4.88 ग्राम आ जाएगी। तो अप्रोक्सीमेट क्या है, अप्रोक्सीमेट जो वेट ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके बराबर है, वेट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। और यही तो हम पढ़ते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर, कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड बाय दैट रिएक्शन, आप ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आज के लिए इतना ही, आशा है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।